मैं रंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं आप लोगों को लसा मसा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो मैं आज आप लोगों को लसा मसा का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से भी साबित बहुत अच्छा होगा। तो आज मैं लसा मसा का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आज आप लोगों को लसा मसा से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज प्रकाश डालने वाला हूं जो कि आपका आने वाला कोई भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं और टॉपिक हैं जिसको हमको अगर हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, मैं यहाँ पॉइंट लिखा हूँ लसा और मसा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या प्रमुख तथ्य या पार्ट 3 का मेरा वीडियो है। जैसे पहला अगर आप बात करेंगे तो पहला चीज मेरा यहाँ पर है तथ्य दिया हुआ है कि अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा एक होता है। अगर आप कोई भी अभाज्य संख्या अगर आप लेते हैं तो उसका मसा हमेशा एक होता है। जैसे आपको अगर हम बता दें कि जैसे अगर अभाज्य संख्या अगर एग्जांपल में अगर हम लेते हैं 3 और 5, तो 3 और 5 का मसा क्या होगा? 3 और 5 का मसा हमेशा एक होगा, क्योंकि इसमें जब भी कॉमन होगा तो दोनों में एक एक ही कॉमन होगा। तो आप कोई भी अभाज्य संख्या अगर आप लेंगे तो हमेशा उसका मसा क्या होगा? एक होगा। जैसे और एग्जांपल में अगर आप 5 और 7 लेते हैं, इसका भी मसा अगर आप देखेंगे तो आपका एक होगा। इस तरह से आप कोई भी अभाज्य संख्या अगर लेंगे 3, 5, 7 कोई भी अगर आप ले सकते हैं, जैसे अगर आप लेंगे 3, 5 या 7, इसका भी अगर आप मसा देखेंगे तो आपका एक ही होगा। तो इस तरह से स्पष्ट है कि कोई भी अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है? हमेशा एक होता है। अगला पॉइंट आप देखिए कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है और लसा कभी छोटा नहीं हो सकता है। जैसा कि आप अगर जानते होंगे, मैंने आपको डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। तो अगर आप देखते होंगे तो कोई भी कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा जब भी होता है तो उन संख्या से छोटा ही होता है, और लसा जब होता है तो उन संख्याओं से बड़ा ही होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा उन संख्याओं के जो सबसे छोटा संख्या रहेगा उसके बराबर भी हो सकता है, और लसा भी ऐसा कभी कभी होता है कि जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं दिया हुआ रहता है उसमें जो सबसे बड़ा संख्या होता है वो भी आपका लसा हो सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मसा हमारा उन संख्या से छोटा हो जाएगा या मसा हमारा उन संख्या से बड़ा हो जाएगा और लसा हमारा छोटा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में अगर आपको हम दिखाना चाहते हैं कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम 8 और 12 का अगर हम मसा निकालते हैं और एक तरफ इसी का अगर हम लसा निकालते हैं, तो 8 और 12 का मसा आपको हम बता चुके हैं। मसा के अगर डेफिनेशन पर अगर आप जाएंगे तो मसा जो होता है छोटी संख्या का अगर हम अपवर्तक निकालेंगे तो उसमें से हमारा अगर 4 ऐसा संख्या आएगा जो 4 इसका मसा होगा, यानी कि इसका अगर हम मसा अगर आप देखेंगे तो 4 होगा, और अगर आप इसका लसा निकालने की कोशिश करेंगे तो बड़ा संख्या का गुना जगह निकालेंगे तो 12 दूनी अगर आप देखिएगा तो 24 आपका इसका लसा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि 8 और 12 का मसा क्या हो गया? 4 आया, यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा उन संख्याओं से बड़ा तो है नहीं इसमें, ठीक है। और अगर आप इसका लसा अगर देख रहे हैं तो 24, तो यहाँ लसा लिखा है कि कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, लसा तो कभी भी छोटा है नहीं। जस्ट इसके एक और एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है आपका 16, ठीक है। तो 8 और 16 का अगर हम यहाँ पर मसा अगर देखते हैं तो मसा इसका कहीं ना कहीं 8 होगा, और अगर इसी का अगर हम लसा देखते हैं तो लसा हमारा 16 होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। क्योंकि मसा का डेफिनेशन हमारा क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे इन दी हुई संख्या में अगर हम भाग दे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 8 हमारा देखिए 8 को भी काट रहा है, 16 को भी कटेगा। और लसा होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन दी हुई संख्या से भाग दे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर 8 और 16 का अगर हम लसा निकालेंगे तो 16 आएगा, क्योंकि 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। इससे स्पष्ट होता है कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर हम मसा निकालेंगे तो उन संख्याओं से कभी भी बड़ा तो किसी भी हाल में होगा नहीं। हाँ, उसमें जो दिया हुआ कोई एक छोटा जो संख्या रहेगा उसके बराबर हो सकता है, वह डिपेंड करेगा कि संख्या पर। जैसे यहाँ पर आप देखिए 8 और 16 में मसा हमारा 8 के बराबर हो गया है, लेकिन क्या इससे बड़ा आया है? बड़ा कभी नहीं आएगा।
उसी प्रकार लसा जो है कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन जो बड़ा संख्या रहेगा उसके बराबर हो भी सकता है। जैसे यहाँ देखिए 8 12 में इसमें तो आपका 24 आया है, जब आया तो इससे बड़ा ही आया है। और यहाँ पर 8 16 में अगर देखें हैं तो 16 आया है, तो यानी कि 16 जो है इसके बराबर माने 16 के बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा कि इससे छोटा हमारा लसा आ जाएगा और मसा हमारा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर हम एक चीज और ऐड कर सकते थे, लेकिन जो हम चूंकि यहाँ पर आपको बता भी दिए हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उन दी हुई संख्याओं में जो छोटा संख्या होगा उसके बराबर हो सकता है, जो उदाहरण हम दे दिए हैं। उसी प्रकार यहाँ हम ऐड कर सकते थे कि लसा जो कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन जो बड़ा संख्या रहेगा उसके बराबर हो सकता है, जिसका उदाहरण हम यहाँ आपको समझा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम तीसरा पॉइंट आपको पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम समझा। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ अन्य पॉइंटों को। जैसे देखिए तीसरा नंबर पर आपका कहता है कि दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो वहां छोटी संख्या स्वयं मसा होगी और बड़ी संख्या स्वयं लसा होगी। इसको मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए कि दी गई संख्याओं में, जैसे एग्जांपल में हम अगर लेते हैं कि मान लिया जाए कि 2 ऐसा संख्या लेते हैं, जैसे एक लेते हैं 8 और एक लेते हैं हम आपका 24। तो कह रहा है कि दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो, कहने का मतलब क्या है कि 8 जो है 24 का गुणनखंड है या नहीं है? तो कह रहा है कि वहां छोटी संख्या स्वयं मसा होगी। तो देखिए 8 से 24 एक दूसरे को काट रहा है, तो इसका अगर हम डिफिनेशन के हिसाब से अगर मसा निकालेंगे तो 8 होगा कि नहीं होगा, और अगर डिफिनेशन के हिसाब से इसका अगर हम लसा निकालेंगे तो इसका लसा 24 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट बोल रहा है कि दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो वहां छोटी संख्या स्वयं मसा होगी। यानी यहाँ पर देखिए छोटी संख्या कौन है, यहाँ 8 है, तो 8 आपका मसा है कि नहीं है। उसी प्रकार कह रहा है कि और बड़ी संख्या स्वयं लसा होगी। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 24 है, तो 24 आपका यहाँ पर लसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर कोई ऐसा संख्या आपको दिया हुआ रहे जो एक दूसरे का गुणनखंड हो तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, लसा, और छोटी संख्या मसा। तो चलिए आइए हम इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल आप लेकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको आसानी से वही होगा। उसी प्रकार 4 नंबर का पॉइंट अगर हम देखते हैं कि यदि 2 संख्याओं का योगफल और लसा दिया हुआ हो तो उन दोनों संख्याओं का मसा हमेशा योगफल और लसा का मसा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कभी भी अगर परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे आपको हम एग्जांपल के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि शुरू में हम अगर देखते हैं कि मेरे पास एक संख्या है 8 और एक संख्या है 12। यहाँ पर अगर आपको क्या करा कि यदि 2 संख्याओं का योगफल, चलिए हम इसका योग निकालते हैं, इसका योग क्या होगा, 12 और 8 का योग हो जाएगा 20, और इसी का लसा दिया हुआ हो। क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल और लसा दिया हुआ है। चलिए हम इसी का अगर हम लसा मान लीजिए कि कितना होता होगा, 8 और 12 का लघुत्तम अगर आप निकालेंगे तो 12 दूनी 24, 24 आपका लसा होगा। मान लीजिए ये नहीं आपका दिया हुआ है क्या, योग दिया हुआ है और लसा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग और लसा दिया हुआ हो तो उन दोनों संख्याओं का मसा, कहने का मतलब क्या कि इसका जो मसा होगा, यानी कि ऐसे अगर हम निकाल के देखेंगे तो नियम के मुताबिक मेरा मसा इसका क्या होगा, 8 12 का मसा हो जाएगा यहाँ पर 4। ये आपका दिया हुआ नहीं रहेगा, बस आपको क्या दिया हुआ रहेगा, योग और लसा। तो कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का योग और लसा दिया हुआ हो तो इन दोनों संख्याओं का जो मसा होगा वह हमेशा योगफल और लसा का मसा होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये दोनों का अगर मसा निकालेंगे, यानी कि अगर आप योगफल, जैसे योगफल आपका 20 है और लसा आपका 24 है, तो 20 और 24 का अगर आप मसा निकालेंगे, 20 और 24 का, तो देखिए 20 और 24 का आप मसा अगर आप निकालेंगे, अंतर विधि से भी आप निकाल सकते हैं या कोई भी डिफिनेशन के आधार पर भी आप निकालेंगे, तो आपका हर हाल में मसा इसका क्या होगा, मसा आपका 4 होगा या नहीं होगा, क्योंकि 4 5 20 और 4 6 24 हो गया। तो निश्चित है कि योग और अगर आपको लसा दिया हुआ रहे तो देखिए यहाँ पर मसा तो ऑलरेडी है, 8 12 का मसा 4 है,
ये हम उदाहरण के लिए आपको समझाए हैं कि आप आसानी से समझ जाएं। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको एसएससी या यूपीएससी कोई भी एग्जाम अगर आपको आता है कि वहां पर सिर्फ अगर योग दिया हुआ रहेगा और उसका अगर लसा दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि उन दोनों संख्याओं का मसा क्या होगा, तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको करना क्या है कि योगफल और लसा का चुपचाप मसा निकाल लेना है, वही आपका आंसर होगा। मैंने उदाहरण आपको बजाते देख करके समझा दिया है एकदम बेसिक से। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बिंदु को भी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग अगला कुछ बिंदु को। आइए दोस्तों हम इन बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला 5वां नंबर आपका बिंदु है कि कोई भी दो संख्याओं का लसा और मसा हमेशा एक दूसरे को पूर्णतः विभक्त करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एसएससी एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछेगा, आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूं, चलिए हम कोई भी दो उदाहरण लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में मान लिया जाए कि यहाँ पर 8 और 12, सिंपल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। कह रहा है कि कोई भी दो संख्याओं का लसा, चलिए इसका 8 और 12 का लघुत्तम कितना होगा, अगर आप लसा निकालेंगे तो आपका 24 होगा। और इसका मसा कितना होगा, मसा आप जब भी निकालेंगे तो मसा इसका होगा 4। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, कह रहा है कोई भी दो संख्याओं का लसा और मसा हमेशा एक दूसरे को पूर्णतः विभक्त करती है। आप देखिए लसा चूंकि बड़ा होता है, मसा छोटा होता है, तो आपको देखिए कि लसा को मसा हर हाल में काट रहा है कि नहीं काट रहा है। अगर आप देखेंगे तो 24 को यह 4 6 में रहते आपको हर हाल में काट रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी दो संख्याओं का लसा और मसा हमेशा एक दूसरे को पूर्णतः विभक्त करती है। जब मैं आपको प्रॉब्लम पर जाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम में यहाँ पर एक पॉइंट आपको काम देगा। कभी आपको दे देगा उदाहरण में पूछ देगा कि निम्नलिखित में संख्याओं में से कौन इसका मसा नहीं हो सकता है या कौन मसा हो सकता है, आपको वहां पर यह पॉइंट आपको काम देगा। तो इसलिए आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी दो संख्याओं का हम लसा निकालते हैं और मसा निकालते हैं तो लसा को याद रखिएगा कि हर हाल में मसा पूर्णतः विभक्त करेगा। आपको हम स्पष्ट उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र के आधार पर आप आसानी से बहुत सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। इस सूत्र को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लसा गुने मसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए हर हाल में ये चीज प्रूफ हो सकता है। अगर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अभी हम जस्ट लिए हैं कि 8 और 12, इसका मैंने लसा क्या निकाला, तो लसा मैंने 24 निकाला और मसा क्या निकाला मैंने, तो मसा हमने 4 निकाला। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है कि लसा गुने मसा। चलिए ये दोनों को अगर हम गुणनफल निकालेंगे, ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो 24 में 4 से गुना करेंगे तो होगा 24 चौके 96, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि 12 और 8 का अगर हम गुना कर देंगे तो रिजल्ट मेरा आएगा 12 8 96। तो बताइए कि 96 बराबर 96 आया कि नहीं आया। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि यह सूत्र मेरा 100% परफेक्ट है कि अगर एक संख्या दिया हुआ है दूसरी संख्या दिया है, अगर वो दोनों को गुना करते हैं तो उसी का लसा मसा को भी गुना करेंगे तो आपस में वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये भी देखिएगा, यहाँ 1 2 3 और 4 पद है। तो जब भी आपको 4 पद में कोई भी अगर आपको 3 पद मालूम रहेगा तो आप चौथा पद आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र के आधार पर। तो उम्मीद करते हैं आप इस सूत्र को भी, इस पॉइंट को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं दो अन्य पॉइंट को। आइए दोस्तों हम इन दो सूत्रों को देखते हैं। देखिए एक आपका सूत्र हमेशा आप याद रखिएगा कि किसी भी भिन्न का लसा जो होता है वह अंशों के लसा और हरों के मसा के बट्टा में बराबर होता है। यानी कि कोई भी अगर आपको भिन्न के रूप में अगर आपको कोई दिया हुआ है प्रॉब्लम में और पूछेगा कि इन भिन्नों का लसा निकालिए, तो आप जैसा कि जानते हैं कि ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। तो उस स्थिति में अंशों का हम लोग लसा निकाल लेंगे और हरों का हम लोग मसा निकाल लेंगे। इसको याद करने का टेक्निक याद रखिएगा कि जब यहाँ लसा पूछेगा तो ऊपरला का लसा निकलेगा और निचला का मसा निकलेगा। जस्ट इसके उल्टा सूत्र में अगर हम लोग जाएंगे, अगर भिन्न का मसा पूछेगा तो ऊपरला का मसा निकलेगा और नीचे वाला का लसा। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल अगर हमको इस तरह से दिया है 5/4 दे दिया है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमको दे दिया है, अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि चलिए 10 अगर हमको यहाँ पर ऐसा दे देता है कि 16, और अगर यहाँ मान लेते हैं कि और भिन्न ले लेते हैं 15 ले लेते हैं, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हमको दे दिया है 12, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 5/4 और 10/16 और 15/12, यहाँ 15 है, इसका आप हमको लसा निकालिए और इसी का पूछ सकता है कि आप हमको मसा निकालिए। ये आपका भिन्न दिया हुआ है तो नियम के मुताबिक आपका यहाँ क्या है कि अंशों का लसा यानी 5 10 और 15 यानी ऊपर वाला का लसा। तो ऊपर वाला का लसा आप बताइए कि 5 10 और 15 का लसा क्या होगा।
तो आप लसा का डिफिनेशन में अगर आप जाएंगे तो बड़ा वाला का पढ़ जाइए पहाड़ा, 15 का 15, 15 दूनी 30, तो 30 ऐसा चीज हो जाएगा जो 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, तो इसका लसा आपको आसानी से क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अगर आप फिर 4, 16 और 12 का मसा, तो 4, 16 और 12 का अगर आप मसा निकालेंगे तो मसा में क्या होगा कि 4, 16, 12 का आप देख सकते हैं, जो सबसे नीचे वाला होगा या तो वह होगा, नहीं तो उसी का कोई ना कोई अपवर्तक होता है जिससे वह कटे। तो 4 से तो आपका ये तीनों कट जाएगा, 4 भी, 16 भी और 12 भी, तो इसका मसा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस स्थिति में इस भिन्न का जो आपका लसा क्या हो गया, इसलिए इस भिन्न का लसा क्या हो गया, भिन्न का अगर आप लसा देखेंगे तो सूत्र के हिसाब से अंशों का लसा बटा हरों का मसा, यानी कि आंसर आपका हो गया 30/4, 15 दूनी और 2 दूनी, आंसर हो गया आपका 15/2 आंसर। उसी प्रकार सेम उदाहरण अगर हम लेते हैं और यहाँ पर पूछता है कि भिन्न का मसा, यानी एग्जाम्पल मेरे पास सेम यही है कि 5/4, 10/16 और 15/12 का मसा क्या होगा। सेम उदाहरण, तो हम लोग क्या यहाँ पर करेंगे, इसका सूत्र है कि भिन्न का मसा बराबर अंशों का मसा। जो मैंने अंश का यहाँ लसा निकाला है, यहाँ पर क्या आपको निकालना होगा, अंशों का मसा। तो आप देखिए 5, 10 और 15, यानी कि 5, 10 और 15 का सेम चीज आप अगर मसा निकालेंगे तो 5, 10 और 15 का मसा कितना आएगा, आपको 5 आएगा, क्योंकि 5 से तीनों कट रहा है। और इसी का अगर आप लसा निकालेंगे तो 5, 10 और 15 का लसा कितना हो जाएगा, तो 4, 16 और 12, 4, 16 और 12 का अगर आप लसा निकालेंगे तो जो इसमें बड़ा रहेगा उसी का मल्टीपल करेंगे। जैसे 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो यहाँ पर आप 48 ऐसा चीज होगा जो 4, 16, 12 तीनों से कट रहा होगा, तो इसका लसा क्या होगा, 48 होगा। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर अगर इस भिन्न का मसा निकालेंगे तो नियम हो गया मेरा कि अंशों का मसा, तो अंश का मसा कितना आया, 5 आया। ठीक है, और हरों का लसा, तो हर का लसा कितना आया, 48 आया। तो इस तरह से आप आसानी से इन सूत्रों के आधार पर बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। एक मैंने दशमलव संख्या का लसा और मसा भी शायद इसमें नहीं, अगला चैप्टर में हो सकता है बताएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको हम प्रयास करेंगे बताने का। तो देखिए, जब भी कोई भी अगर आपको सिंपल हम बता देंगे अगर दशमलव संख्या के रूप में रहेगा लसा, तो एक तो तरीका है कि आप क्या कीजिए कि सबसे पहले उसको पूरा सरलतम भिन्न के रूप में तोड़ दीजिए, और उसके बाद वही जब भिन्न के रूप में आ जाएगा तो आप उसको अंश, अगर लसा पूछता है तो अंश का लसा बटे हर का मसा कीजिए, अगर मसा पूछता है तो अंश का मसा बटे हर का लसा निकालिए, और इस तरह से आप दशमलव का भी जो रहेगा आप उसको निकाल सकते। नहीं तो उसका एक और तरीका है, हम उदाहरण जब आएगा प्रॉब्लम के समय में हम आपको उसको बता देंगे। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा सूत्र के रूप में कि भिन्न का लसा बराबर, जब लसा पूछे भिन्न का तो परला का लसा निचला का मसा, जब भिन्न का मसा पूछे तो परला का मसा निचला का लसा, जस्ट आपको उलट देना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का मैंने जो लसा और मसा से संबंधित आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला, ये आपके लिए बहुत ही मूल्यवान साबित होगा। निश्चित तौर पर आपको मूल्यवान साबित होगा जब आपको प्रॉब्लम बनाने जाएंगे। तो चलिए दोस्त, आज का मैं यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, अंत में आपको कहूंगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का टेक्निक अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बातें समझ में अगर आती है तो प्लीज इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।